बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2017 का पेपर 2 करेंगे। और पेपर 2 के अंदर आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए जा रहे हैं। ये तमाम पेपर्स जो हैं कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएँ और उसकी प्ले लिस्ट में जाकर देखें तो आपको 2017 की जो 4 क्वेश्चंस हैं ये भी मिलेंगे। इसके अलावा कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर और उसके अलावा 2020 का विंटर और समर की अटैम्प्ट 2019 और 2018 ये जो पेपर्स हैं आपको ये वीडियो फॉर्म के अंदर के किस तरीके से इनको अटैम्प्ट करना है, कैसे इनको सॉल्व करना है, ये सब वीडियो फॉर्म के अंदर आपको वहाँ पर मिलेगा। और इसके अलावा भी बहुत कुछ ओ लेवल का रिसोर्स है जो ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर वहाँ बाकायदा प्ले लिस्ट में इसके फ़ोल्डर्स हैं, ये सब वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम देखते हैं वो क्या कहता है। कहता है बिग इज़ ए सोल ट्रेडर, कि बिग जो है एक सोल ट्रेडर है। द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हर बुक्स ऑन 28 फरवरी 2017 कि ये फॉलोइंग बैलेंसेस जो हैं उसने अपनी किताबों से एक्सट्रैक्ट करे हैं। और ये बैलेंसेस जो हैं वो क्या हैं वो हम देखते हैं। बैलेंसेस के अंदर देखें रेवेन्यू उसने आपको दिया हुआ है $410,000 का। और ये जो सवाल है वो बेसिकली स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस जो है वो एक्चुअली वो आपसे मांगता है। और एज़ आई हैव बिन टेलिंग यू सिंस आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माई वीडियोज़ के आप पुराने अगर प्रीवियस पेपर्स जो मैंने कराए हैं वो जाके अगर ये वाले देखें जिसमें इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस जो है वो मांगता है आपसे, तो मोर और लेस जो पैटर्न है एग्जामिनर का वो एक जैसा ही है। तो 3-4 तकरीबन के 4-5 पेपर तो मैं इसके सॉल्व करा चुका हूँ। अगर आप जाकर देखें उनकी भी प्रैक्टिस करें तो इसकी जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो भी मोर और लेस जो है वो सेम होती हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इस सवाल के अंदर करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि कौन सा अकाउंट जो है आप देखते ही आपकी समझ आ जाए कि वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। इनकम स्टेटमेंट के अंदर कौन सी चीज़ें जाती हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है कि हम बात करते हैं कि इनकम जितनी भी हैं और जितने एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस या अदर इनकम हो गई आपकी, लॉसेस हो गए आपके, इस किस्म की चीज़ें जो हैं इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनती हैं। और अगर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसकी अकाउंटिंग इक्वेशंस जो आपने पढ़ी होगी, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़, तो एसेट्स बराबर होते हैं इक्विटीज़ के। यही एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है जिसमें एसेट्स को हम देखते हैं कि हमारी कंपनी के जो एसेट्स किसे कहते हैं, एसेट्स से मुराद हर वो चीज़ जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाए वो आपका एसेट्स है। और इक्विटीज़ क्या होती हैं कि जो ऑनर्स इक्विटी है और लाइबिलिटीज़ जो आपको पे ऑफ करनी है, जो ऑब्लिगेशंस हैं बिज़नेस के ऊपर, वो सब इक्विटीज़ कहलाती हैं आपकी। तो आइटम जो भी आपके पास अकाउंट आता है उसको देखते ही अगर आपके अंदर ये आप समझ लेते हैं कि वो कहाँ जाएगा तो तकरीबन आधा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर हल हो जाता है। बाकी एडजस्टमेंट है तो हम देखते हुए चलते हैं कैसे क्या होता है। रेवेन्यू आपको पता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर चली जाएगी। परचेजेस कॉस्ट है इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगी। रिटर्न्स इनवर्ट का मकसद है कि जो माल बेचा था वो वापस आ गया, अगर वो माल वापस आ गया तो वो भी कहाँ चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। रिटर्न्स आउटवर्ड या परचेजेस रिटर्न हैं कि जो माल आपने ख़रीदा था वो वापस कर दिया तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नाम से जाहिर हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट, इंश्योरेंस, इनकम स्टेटमेंट। एक्सपेंस की बात कर रहे हैं हम, एक्सपेंस हर वो चीज़ जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिल गया है। एसेट हर वो चीज़ जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलेगा, ये जहन में रखिएगा। उसके बाद रेंट रिसीवेबल। अब रेंट रिसीवेबल का मकसद है कि नीचे एडजस्टमेंट में देखकर हम करेंगे। नॉर्मली ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी जा सकता है अगर नीचे, और रिसीवेबल जैसे नाम से शो हो रहा है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी पार्ट हो सकता है। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि एडजस्टमेंट देखने के बाद कि नीचे वो बोलता क्या है फिर हम देख लेंगे कि इसको कहाँ लेके जाना है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इनकम स्टेटमेंट हो गई, स्टाफ सैलरीज जो है इनकम स्टेटमेंट, एडवर्टाइजिंग जो है ये इनकम स्टेटमेंट हो गया, जनरल एक्सपेंस जो है ये भी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट हो गई। आगे आते हैं, उसके बाद नॉन करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स के अंदर लीज होल्ड बिल्डिंग्स आपको दी हुई है। लीज होल्ड का मकसद क्या होता है कि एक सर्टेन पीरियड के लिए आपको ये राइट्स मिले हैं कि आप इस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाकायदा पैसे पे करते हैं। जैसे ये 90,000 आपने पे करे हैं
तो ये भी आपका एसेट्स है उस पीरियड तक के लिए जिसमें ये राइट्स आपको मिले हुए हैं। बाद में फिर इसका रिन्यूअल हो जाएगा। शॉप फिक्सचर आपको दी हुई है, कंप्यूटर इक्विपमेंट हैं। ये वो नॉन करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं जिनका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर आपको मिलता है। तो ये वाली चीज़ें हो गई। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का मकसद क्या है कि ये एसेट्स जितना आप इनको इस्तेमाल कर चुके हैं, यूटिलाइज कर चुके हैं, उसे हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कहते हैं। और वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ये 90,000 की अगर लीज होल्ड बिल्डिंग है तो 13,500 इसको आपने यूज़ कर लिया है। शॉप फिक्सचर की अगर आप बात करें तो 14,000 की इसकी यूटिलाइजेशन हो गई है, इसीलिए उसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये कॉन्ट्रा एसेट्स हैं, दोनों कहाँ चले जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर चले जाएंगे। डिस्पोजल अकाउंट का मकसद है कोई एसेट्स आपने बेचा, अगर कोई एसेट बेचा और डिस्पोजल का अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मकसद है कि इसको एसेट को बेचने में या जो कुछ भी आपने बेचा उसमें आपको लॉस हुआ है। अगर इसका बैलेंस क्रेडिट होता तो इसका मकसद है कि आपको प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ। लॉस का मकसद है कि जितने की वो चीज़ थी उससे कम में आपने उसको बेचा, तो ये डेबिट बैलेंस, इसका मकसद है लॉस हो गया। 8% बैंक लोन का मकसद है कि बैंक से आपने लोन लिया और 8% जो है उस पर इंटरेस्ट आप पे करेंगे। और 60,000 का ये अमाउंट है, रीपेएबल 31 दिसंबर 2017 को ये रीपे होगा। और एक्चुअली इसकी अमाउंट कितनी बनती है, आप जब कब बैठे हुए हैं, फरवरी 2017 के अंदर आप बैठे हुए हैं और रीपेएबल 31 दिसंबर 2017 को ही आपको पे करना है। इसका मकसद ये हुआ कि 2000 फरवरी में आप बैठे हुए हैं और दिसंबर में आप पे करेंगे। चलें, इन्वेंट्री एट 1 मार्च 2016 जो है वो आपके पास आ गई। और क्योंकि विद इन 1 ईयर अगर कोई लाइबिलिटी आपको पे करनी हो तो वो फिर करंट लाइबिलिटी होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है जहन में रखने की कि हम फरवरी के अंदर बैठे हुए हैं और ये दिसंबर 2017 को पे करना है आपको, तो ये फिर करंट लाइबिलिटी में फॉल करेगा। और 8% इंटरेस्ट भी है इसके ऊपर। उसके बाद इन्वेंट्री देख लें कि इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इन्वेंट्री कहाँ जाएगी, डिस्पोजल अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। बैंक लोन जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चली जाएगी। इन्वेंट्री जो है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि ये ओपनिंग इन्वेंट्री है जो आपको एक्सट्रैक्ट करके बैलेंसेस में दी हुई है, वो ओपनिंग है। एंडिंग वो आपको बताता है एंड के अंदर। ये 1 मार्च 2016 भी लिखा हुआ है, तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई आपकी। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद हम आगे आ जाते हैं। बैंक का मकसद है, बैंक अगेन आपका एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल आपका एसेट हो गया और ट्रेड पेएबल जो है देखें ये लाइबिलिटी आपकी हो गई। तो अगर आप देखें तो बैंक एसेट है तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला गया। ट्रेड रिसीवेबल भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला जाएगा। ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी है, अगेन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चली जाएगी। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल के अंदर से जो आपको एक्सपेक्टेड है कि पैसा कस्टमर्स नहीं देंगे, तो वो कॉन्ट्रा एसेट हो गया। इसको भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम ले जाएंगे। कैपिटल इक्विटीज़ है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ड्राइंग वो जो ऑनर्स अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करता है, ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट बनेगा क्योंकि इक्विटीज़ की साइड पर जाएगा। उसके बाद फिर आपको वो एडजस्टमेंट देता है। एडजस्टमेंट में कहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन है 28 फरवरी 2017। तो 28 फरवरी 2017 की ये दी है, आपको एडजस्टमेंट बता रहा है। एडजस्टमेंट क्या है, इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 20,700 की जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसका बैलेंस है 20,700। स्टाफ सैलरीज जो हैं वो 8,000 की हैं। पेड टू बिग के बिग जो है उसको सैलरीज जो है हमने स्टाफ सैलरीज के अंदर इंक्लूड है $8,000 और ये $8,000 जो हैं पेड करें हैं आपने बिग को। तो स्टाफ सैलरीज कितने की हैं देख लें, ऊपर देख रहे हैं स्टाफ सैलरीज आपके पास 59,700 आ गया। इस 59,700 के अंदर कहता है कि शामिल हैं $8,000 की जो बिग का मकसद है ये फिर पर्सनल ड्राइंग हो गई।
तो जो बिग को पेमेंट करी है वो फिर ड्राइंग का पार्ट बननी चाहिए और वो शामिल हो गई है स्टाफ सैलरीज के अंदर। तो फिर 59,700 ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली अमाउंट, इसमें से माइनस कर दें 8,000। तो ये आ गया 8,000, आप इसमें से माइनस कर दें तो ये बाकी बचेगी 51,700। ये 51,700 एक्चुअली स्टाफ सैलरीज हैं आपकी, और ये जो 8,000 है ये फिर ड्राइंग का पार्ट बन जाएगा। इसको फिर आप जहन में रखें, एडजस्टमेंट करते हुए हम चलते हैं। रेंट रिसीवेबल 3,000 वाज ओइंग, कि रेंट रिसीवेबल 3,000 वाज ओइंग का मकसद है कि एक्चुअली इतना पैसा जो हमारे टेनेंट हैं उससे हमें रिसीव करना है। तो ऊपर का जितना भी रेंट रिसीवेबल था, जैसे मैं अभी आपको बता कर आया था कि रेंट रिसीवेबल आप देख रहे हैं ये 15,000 का है। तो ये 15,000 का रेंट रिसीवेबल है, इसमें प्लस हो जाएंगे ओइंग। ओइंग का मकसद है कि ये पैसा आपको लेना है, तो ये सारी इनकम बन गई आपकी। ये है एक्रूड इनकम, और एक्रूड इनकम देखें ये 3,000 वो कहता है ओइंग है। साल के एंड के ऊपर का मकसद ये हुआ कि जितना भी रेंट रिसीवेबल था ये सब इनकम बन गई, और मज़ीद 3,000 जो है वो बाकी है अभी जो रिसीव करना है। जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 18,000 जो है वो बेसिकली रेंट रिसीवेबल ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा, और ये जो 3,000 जिसकी आप बात कर रहे हैं ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्रूड इनकम है, क्योंकि नीचे उसने हमें बता दिया कि 3,000 ओइंग है। ओइंग का मकसद है रिसीव करना है, तो ऊपर वाला जो है उसको आप ट्रीट करें कि वो कमा लिया आपने, आप उस टेनेंट ने आपकी जगह को इस्तेमाल कर लिया, और ये 3,000 फर्दर है जो रिसीवेबल है ये आप उसमें जमा कर दें और इसको ले जाएं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। जनरल एक्सपेंसेस वर ओइंग, अब ये एक्सपेंस की नेचर है इसकी, ये पेएबल है। तो ऊपर जनरल एक्सपेंस देख लें कि जनरल एक्सपेंस हैं कितने। देखिए ये जनरल एक्सपेंस 14,600 है, इसमें 5,000 आप प्लस कर दें तो 19,600 ये टोटल जनरल एक्सपेंस की अमाउंट बनेगी, और ये जो 5,000 है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चले जाएंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी है आपकी। वो एसेट था आपका 3,000 और ये लाइबिलिटी है आपकी। नो इंटरेस्ट हैड बीन पेड ऑन द बैंक लोन, के बैंक लोन पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करा। अगर बैंक लोन पे कोई पे नहीं करा तो यहाँ कैलकुलेट कर लें उठा के, ये देखें 8% बैंक लोन है, और बैंक लोन की जो अमाउंट है वो कितनी बनती है, इसकी अमाउंट बनती है 60,000। ये आप देख रहे हैं 60,000, तो 60,000 का अगर आप 8% निकालें तो 60,000 का 8% कितना बनता है। ये सब जो मैं आपको करवा रहा हूँ इसको आप प्रॉपर तौर पे जो वर्किंग है इसको आप प्रॉपर तौर पे कीजिएगा। यहाँ तो हम कर रहे हैं बैठकर, तो मैं आपको इस तरीके से करवा देता हूँ, लेकिन इन्हीं चीज़ों को जब आप लिखेंगे अपने पास तो आप प्रॉपर वर्किंग करके जो है उसको लिखें, ताकि एग्जामिनर को रेफरेंस में, और फिर रेफरेंस भी देते हैं जब हम इसको कर रहे होंगे, तो फिर आपकी जो मार्क्स हैं वो भी बेहतर तौर पर आएंगे, और ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज वर्किंग भी आपकी हो जाएगी। तो इसका 8% जब आप निकालते हैं तो ये 4,000। अब ये इसकी हेडिंग आप लगा दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन करके हेडिंग लगा दें और ऐसे ही कैलकुलेशन कर दें जो मैं कर रहा हूँ। तो ये 4,800 जो है वो इंटरेस्ट आ गया आपके पास। तो ये वाली एडजस्टमेंट भी आपने कर दी। अब आप आगे आ जाएं, आगे देखें क्या कहता है। ड्यूरिंग द ईयर न्यू शॉप फिक्सचर कॉस्टिंग ₹8,000 वर परचेज के $8,000 की जो शॉप फिक्सचर जो है वो आपने ख़रीदी थी। पेमेंट वाज मेड बाय चेक, पेमेंट चेक के ज़रिए हो गई। नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द बुक्स, के किताबों में कोई एंट्री नहीं हो सकी। तो $8,000 की शॉप फिक्सचर आपने ख़रीदी, और शॉप फिक्सचर है कितने की ऊपर देख लेते हैं कि ये देख रहे हैं शॉप फिक्सचर आपके पास 24,000 की है, इसमें 8,000 प्लस कर दें। क्यों कर दें प्लस, क्योंकि ये 8,000 की आपने ख़रीदी, तो 24,000 के अंदर 8,000 प्लस कर दें, ये 32,000 बचता है आपके पास। ये 32,000 आ गया। और इसी के साथ ही जो बैंक है, ये देख रहे हैं बैंक का बैलेंस आपके पास दिया हुआ है, ये बैंक का बैलेंस आपको 20,500 है, इसमें से माइनस कर दें ये 8,000, क्योंकि चेक के ज़रिए पेमेंट हुई थी और रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। तो 20,500 में से माइनस कर दें 8,000,
ये 12,500, ये एक्चुअली बैंक के अंदर इतना अमाउंट आपका बाकी बचा। आप समझ रहे हैं बात ये है कि एक चेक के ज़रिए पेमेंट हो गई है और वो आपको कह रहा है कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई है बुक में, तो आप रिकॉर्डिंग कर दें, शॉप फिक्सचर के अंदर प्लस कर दें ले जाके और बैंक में से माइनस कर दें। आगे आए, डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज ऑन ऑल नॉन करंट एसेट्स ऑन एट द एंड ऑफ ईच ईयर, के साल के एंड में जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उन सब पर डेप्रिसिएशन जो है फुल ईयर का चार्ज होगा। और द बिल्डिंग आर हेल्ड ऑन ए लीज ऑफ 20 ईयर्स, के बिल्डिंग जो है 20 साल की लीज़ है। जैसे कि मैं बता के आ रहा हूँ कि 20 ईयर्स के आपको राइट्स मिले हुए हैं कि 20 ईयर्स तक आप बिल्डिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। एन अप्रोप्रिएट अमाउंट इज़ चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ द लीज होल्ड, के लीज होल्ड का कोई अप्रोप्रिएट अमाउंट चार्ज कर दें। तो लीज होल्ड देखें 20 ईयर्स की है, आसान होता है इसका डेप्रिसिएशन निकालना, बहुत आसान है। या आप इसकी कॉस्ट देख लें कि कितनी है, तो 90,000 की इसकी अमाउंट है। ये देख रहे हैं आप, लीज होल्ड बिल्डिंग 90,000। इस 90,000 को आप क्या करें अगर इसका, और ये 20 ईयर्स के लिए है, ये देख रहे हैं 20 ईयर्स, तो जब आप इसकी वर्किंग करें तो आप सिंपल यहाँ कर लेते हैं वर्किंग। चले, डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड, तो 90,000 की ये है और डिवाइड कर दें 20 ईयर्स, 20 साल तक ये चलनी है। तो 90,000 को जब आपने डिवाइड किया 20 से तो ये 4,500 आता है। ये डेप्रिसिएशन हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मकसद है कि टोटल ये जो लीज होल्ड बिल्डिंग है ये कितनी इस्तेमाल हो गई। तो ऊपर जाकर देखें, ऊपर आपका इसका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन नज़र आएगा, वो है 13,500। ये देख रहे हैं आप, ये जो 13,500 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह लें या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कह लें, इसको दोनों नाम दे सकते हैं। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कह लें जो इसने लिखा है, तो 4,500 का आपने इस साल का निकाला और 13,500 जो है वो देखें ऊपर लिखे हुए हैं, ऑलरेडी ये प्रोविज़न पड़ा हुआ है किताबों में, इतना ये इस्तेमाल हो चुकी है। देख रहे हैं ये, तो आप इसको लाके प्लस कर दें। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब बनाएंगे आप, तो वहाँ आपको एडवांटेज होगा। ये प्लस कर दें तो 18,000 आते हैं आपके पास। ये 18,000 जो है ये आपने निकाल लिया। ये आपका लीज होल्ड प्रीमिसेस, लीज होल्ड बिल्डिंग जो है ये आपकी पूरी हो गई। उसके बाद सेकंड पर आ जाएं, कहते हैं शॉप फिक्सचर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ये आप देख रहे हैं शॉप फिक्सचर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, कि शॉप फिक्सचर पे जो है 15% का रेट है। और स्ट्रेट लाइन मेथड आप समझ रहे हैं कि जब भी स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें तो कभी भी जो उसकी कॉस्ट है वही लीजिएगा, उसमें से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करने की गलती कभी नहीं कीजिएगा। तो हमेशा कॉस्ट के ऊपर निकालेंगे, और अगर स्क्रैप वैल्यू दी होती, जो इसमें नहीं दी है इस सवाल में, अगर दी होती तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ, फिर वो आपको लाइफ देता। लेकिन क्योंकि परसेंटेज दे रहा है तो फिर कॉस्ट पे अप्लाई करते हैं, इसलिए परसेंटेज आ जाए यहाँ पे। शॉप फिक्सचर देखें ये 8,000 हमने प्लस कर दिया था तो 32,000 की थी ये। आप लिख लें शॉप फिक्सचर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया, ये आ गया 32,000। इसका 15% जो वो आपसे कह रहा है आप निकाल लें, ये 4,800 आता है। ये 4,800 जो है डेप्रिसिएशन आ गया इसका, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी आप निकाल लें ताकि आपको आसानी रहेगी। फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ये 4,800 ये दिया हुआ है, और इसके अंदर आप जो निकाला है आपने इस दफ़ा इस साल का, और दिया हुआ कितना है आपका, आपके सवाल के अंदर देगा वो आपको, आप चेक कर लें। ये देखें इसने ये 14,000, ये आप देख रहे हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन शॉप फिक्सचर जो है 14,000 आपको दिया हुआ है। तो ये 14,000 आप इसमें प्लस कर दें, तो 14,000 और प्लस 4,800, ये 18,800 जो है ये आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, यानी टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो आपके पास आ गया, जो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेकर जाएंगे। जो डेप्रिसिएशन आप निकाल रहे हैं
करंट ईयर का ये वो जाएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर, और जमा होकर टोटल जो प्रीवियस पड़ा हुआ था और जो आपने इस साल निकाला, इन दोनों को जमा करके जब लेकर जाएंगे तो वो चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। नंबर 3 पे आ जाए। नंबर 3 पे कहता है कंप्यूटर इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 30% पर एनम यूजिंग द डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है कि जो भी कॉस्ट आपको दी हुई है उसमें से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जितना वो इस्तेमाल हो चुका है वो माइनस कर दें, बुक वैल्यू आ जाएगी, और बुक वैल्यू के ऊपर परसेंटेज लगाएं। तो बुक वैल्यू याद रखिएगा, बुक वैल्यू के ऊपर। और बुक वैल्यू कैसे आती है? जब किसी एसेट की कॉस्ट में से उसके प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देते हैं, तो जितना वो इस्तेमाल हो चुका है तो बाकी जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। जैसा कि यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ कंप्यूटर इक्विपमेंट जो है 60,000 की थी और उसका जो डेप्रिसिएशन है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, वो 42,000 का है। ये देखें नज़र आ रहा है, कॉस्ट है 60,000 और वो है 42,000। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? कॉस्ट है 60,000 माइनस 42,000 डेप्रिसिएशन है, इसको माइनस कर दें और इसका 30% निकालें आप। तो 60,000 माइनस 42,000 एंड मल्टीप्लाइड बाई 30%, तो ये 5,400 आपके पास आता है। और 5,400 के अंदर आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन देख लें कितना पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो ये आपके पास ऑलरेडी 42,000 का पड़ा हुआ था, ये देख रहे होंगे, तो पड़ा हुआ ही यहाँ पे हमने भी लिखा है। तो 42,000 इसके अंदर प्लस कर दें, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 5,400 ये है, 42,000 का तो टोटल निकला हुआ था। तो 42,000 प्लस 5,400 ये 47,400 बनता है, ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये आपने डेप्रिसिएशन आपने देखा कि लीज होल्ड जो बिल्डिंग थी उसकी ट्रीटमेंट आपने देखी कि स्ट्रेट जितने साल की लीज़ ली हुई थी उससे डिवाइड करके आपने डेप्रिसिएशन निकाल लिया और जो पुराना पड़ा हुआ था उसमें प्लस कर दिया, तो वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन टोटल आपके पास आ गया, जो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में से माइनस करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड आपने देखा कि कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो आपने स्ट्रेट कॉस्ट ली और उस पर परसेंटेज निकाल ली और डेप्रिसिएशन निकाल लिया जो इनकम स्टेटमेंट में आप लेकर जाएंगे, और बाकी आपने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन उसके अंदर प्लस कर दिया टोटल प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मालूम करने के लिए, जो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाएंगे। रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपने निकाला जो बुक वैल्यू के ऊपर निकलता है। बुक वैल्यू कैसे आती है? आपने देखा कि कॉस्ट में से अगर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो बुक वैल्यू आती है। तो ये भी मसला हल हो गया आपका। 8 आ जाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल 2,500 वर कंसिडर्ड इररिकवरेबल के 2,500 की जो डेट थे ये वो कस्टमर्स हैं जो इररिकवरेबल हो गए कि और शुड बी रिटर्न ऑफ के ये हमने अब तय कर लिया है कि ये पैसा तो हमें मिलना ही नहीं है। तो जब भी इररिकवरेबल कोई डेट्स हो तो उसकी एंट्री आप याद रखिएगा, उसकी जो एंट्री पास करेंगे वो क्या पास करेंगे कि इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट कर देते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं। तो 2,500 से ट्रेड रिसीवेबल आपका कम हो जाएगा, ये आप जहन में रखिएगा। ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया, स्प्रेड उसको करते हैं। आगे कहता है द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 5% इज़ टू बी मेंटेन्ड, और बाकी जो होगा 5% की पॉलिसी है इनकी कि ये कहते हैं कि जो भी ट्रेड रिसीवेबल साल के एंड में बाकी बचेगा उसका 5% एक्सपेक्टेड है कि हमें अपने कस्टमर से नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल देखें जाके कि ट्रेड रिसीवेबल है कितना। तो ट्रेड रिसीवेबल आपके पास ये आप देख रहे होंगे कि ट्रेड रिसीवेबल 34,500 है। तो ट्रेड रिसीवेबल 34,500 इसमें से लेस कर दें रिटर्न ऑफ, जो रिटर्न ऑफ 2,500 आपने कम किया, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रेड रिसीवेबल में से स्ट्रेट माइनस करा करें जब भी आए। तो 2,500 माइनस के ये 32,000 का ट्रेड रिसीवेबल बाकी बचता है। जब भी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन निकालना हो आपको, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, तो ये 5% का जो अमाउंट है इस 32,000 पे लगेगा।
ये माइनस कीजिएगा हमेशा ट्रेड रिसीवेबल में से जो इररिकवरेबल डेट्स है, जो फिगर आ जाए उसके ऊपर ये पे परसेंटेज जो दी हुई है वो अप्लाई कर दें। ये 1600 आता है। ये जो 1600 आपके पास प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स आया है, इसको जाके फिर जाकर देखें कि ट्रायल बैलेंस जो इसने जो भी बैलेंसेस दिए हुए थे उन बैलेंसेस के अंदर से कितना प्रोविज़न फॉर जो बैड डेट्स है, डाउटफुल डेट्स हैं, वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि 1100 का ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है, और अगर इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मकसद ये हुआ कि ये क्रेडिट बैलेंस है। ये क्रेडिट बैलेंस आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर ऑलरेडी, और आपको कितना रिक्वायर्ड है, आपको रिक्वायर्ड है 1600 का। तो इसमें से लेस कर दें आप, और लेस आप क्या करेंगे इसमें से कि ऑलरेडी इन बैलेंस कितना है, 1100 जो है ऑलरेडी इन बैलेंस है। तो आपको रिक्वायर्ड कितना है, इंक्रीज कितना आपको करना पड़ेगा, इंक्रीज इन डाउटफुल डेट्स। तो इंक्रीज इन डाउटफुल डेट्स का मकसद है कि जो एंट्री पास होगी, क्योंकि ऑलरेडी 1100 आपके पास पड़ा हुआ था, अब आपको जो रिक्वायर्ड है वो 500 है, तो आप एंट्री पास करेंगे कि बैड डेट्स एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को आप क्रेडिट करेंगे। तो याद रखिएगा कि जो अमाउंट है 1600 जो परसेंटेज से आपने निकाला, ये स्ट्रेट जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको बार बार रिपीट करें कि परसेंटेज निकाल कर जो भी अमाउंट आती है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस होगी, क्योंकि इनकी पॉलिसी ये है कि ये 5% एक्सपेक्टेड है कि ये कस्टमर से नहीं मिलेगा इनको। तो ट्रेड रिसीवेबल हम 32,000 लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और उसमें से माइनस करेंगे हम 1600। जो इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो फिगर जाएंगी। एक तो जो राइट ऑफ हुआ है 2500, आपने देखा कि वो रिटर्न ऑफ है, मिलेगा ही नहीं, एक ये अमाउंट जाएगा। और एक जो एंट्री है जो रिक्वायर्ड है, जो एडिशन हुई है, एडिशन कितना हुआ है, 500 का हुआ है। तो ये 500 भी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, क्योंकि इसकी एंट्री जो पास करेंगे वो इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट थी जो हमने देखी, और ये एडजस्टमेंट हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं सारी। हम एक एक एडजस्टमेंट बड़े डिटेल से हमने देखा कि क्या किस जगह कौन सी ट्रीटमेंट होगी। अब हम देखते हैं कि वो हमसे क्या मांगता है। कहते हैं प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2017 को इनकम स्टेटमेंट बना लें, और ये बिग का हमें बनाना है। तो अब हमारे पास चीज़ें आसान हैं, ज़िंदगी बहुत सिंपल है। अगर हम देखें तो अब तो सीधा सीधा फॉर्मेट है जिसके अंदर आपको चीज़ें आती हैं। मैं ऑलरेडी इसके बहुत सारे सवाल करा चुका हूं। अगर आप जाएंगे और मेरे प्रीवियस, जैसे मैंने शुरू में एक्सप्लेन करा, अगर आप देखेंगे तो इनकम स्टेटमेंट के बहुत से क्वेश्चंस हैं। अगर सिर्फ आप उन्हीं को कर लें तो ये सारी एडजस्टमेंट रिपीट हो रही हैं मोर और लेस, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड इंशाल्लाह यू विल बी क्वालिफाइंग योर एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर, होपफुली इंशाल्लाह विद A+। तो हम आते हैं यहाँ इनकम स्टेटमेंट में। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रेवेन्यू तलाश करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू हम देखते हैं कि रेवेन्यू कितना हुआ। तो देखें रेवेन्यू उसने दिया हुआ है आपको, ये 400,000 जो है 41, ये देखें। तो ये आपके पास $410,000 जो है ये दिया हुआ था। तो $410,000 जो है वो आपने यहाँ पर लिख लिया, और ये देखें ये आ गया आपके पास $410,000। और उसके बाद इसमें से रिटर्न, जैसा कि मैं शुरू में बताकर आया था, रिटर्न इनवर्ड्स का मकसद क्या होता है ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। रिटर्न इनवर्ड्स कि ये वो हैं जो सेल्स रिटर्न है वापस होकर आ गई। तो 15,600 आपने लेस कर दिया, ये नेट सेल्स आपकी आ गई। इन्वेंट्री, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको निकालनी होती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर क्या होगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री देखें दी हुई है आपको, स्टार्ट के अंदर दी हुई थी। ये देखें इन्वेंट्री दी हुई है 24,050, ये 24,050 देखें ये आ गई। परचेजेस जो है वो 216,000, ये देखें परचेजेस भी फिगर दी हुई है 216,800। तो $216,800 ये आ गए। और इसमें से रिटर्न, परचेजेस रिटर्न जब मैं बता रहा था तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको, रिटर्न आउटवर्ड देखें $9,550।
तो ये आपने इसमें से लेस कर दिया, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस और लेस कर दें रिटर्न, तो आपके पास ये आ गया। इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री देखें नीचे सबसे पहली एडजस्टमेंट जो उसने आपको दी है वो सबसे पहली एडजस्टमेंट यही थी 20,700, ये आपने यहाँ से माइनस कर दी। तो एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, सेल्स में से इसको माइनस कर दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर इनकम मैंने जैसे बताया था आपको, रेंट इनकम, रेंट मैंने देखें बताई थी आपको 18,000, याद है आपको। रेंट रिसीवेबल में जो 3,000 का ओइंग था मैंने प्लस करवाया था आपको 18,000, ये देखें ये 18,000 मैं आपको समझा के आ रहा हूँ, ये 18,000 उसने यहाँ लिख दिए आपके। तो इसमें से लेस कर दें एक्सपेंसेस वो जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आई है वो तो एज इट इज़ आप कर दें, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, इंश्योरेंस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये 3 एक्सपेंस तो ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। ये देखें एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, इंश्योरेंस हो गया और इलेक्ट्रिसिटी, ये आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 एक्सपेंस ऐसे ही आ गए जो दिए हुए थे। $71,000 हो गया, 6,800 हो गया और 10,200। तो ये देखें ये तीनों हमने यहाँ लिख दिए, कोई इसमें फनकारी नहीं कीजिएगा, एज इट इज़ लिख दें। ये जो स्टाफ सैलरीज़ हैं, स्टाफ सैलरीज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर से माइनस कर देंगे तो $51,700, ये देखें $51,700 यहाँ आ गया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के अंदर कोई उसने हमें एडजस्टमेंट नहीं दी, तो उसमें बगैर कोई फनकारी किए हुए हम भी ऐसे का ऐसे ही जो है 27,500 ऐसे का ऐसे ही ले आएंगे। ये देखें ये आ गया आपके पास। जनरल एक्सपेंस जो था मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि 14,600 में 5,000 प्लस कर दें, तो ये आपके पास 19,600 जो है वो आ गए। ये देखें ये आ गए 19,600। उसके बाद डेप्रिसिएशन है, लीज होल्ड का मैं अभी निकाल कर आ रहा हूँ 4,500, शॉप फिक्सचर का मैंने आपको 4,800 निकाल कर बताया और कंप्यूटर इक्विपमेंट का 5,400। ये देखें ये तीनों निकाल कर आ रहे हैं, 4,500, 4,800 एंड 5,400। ये सब आपने अभी निकाले हैं, कैलकुलेशन हमने की है। ये 4,800, ये 4,500 देख रहे हैं आप, आपने खुद किया है ये, और 5,400, तो ये तीनों आपने यहाँ पर लिख दिए लाके। उसके बाद डिस्पोजल मैंने आपको बताया था कि ये लॉस है, आपने नुकसान के अंदर बेचा है और इनकम स्टेटमेंट में लॉस माइनस करेंगे फिर आप प्रॉफिट में से। ये देखें ये डिस्पोजल अकाउंट डेबिट साइड पर दिया हुआ था, क्रेडिट होता तो अदर इनकम में प्लस करते। लोन इंटरेस्ट मैंने आपको निकाल कर दिया था कि जो लोन है वो पे नहीं हुआ था, ये 4,800 हमने कैलकुलेट किया। बैड डेट्स में समझा के आ रहा हूँ कि 2,500 जो है वो रिटर्न ऑफ जो हुए थे और इंक्रीज़ इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 500, ये दोनों मैंने आपको भी समझाया। लोन मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया था, ये देखें तो ये कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद इन सबको आपने प्लस किया, प्लस करके जब यहाँ लेकर आए तो आपके पास 215,300 आपके एक्सपेंसेस हो गए टोटल और 201,800 आपकी इनकम है। तो यहाँ आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए। जब एक्सपेंसेस बढ़ जाएं तो इसका मकसद हुआ लॉस फॉर द ईयर। अगर ग्रॉस इनकम या आपकी अदर इनकम मिला के जो इनकम थी अगर वो ज़्यादा होती और एक्सपेंसेस आपके कम होते तो फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता। तो अनफॉर्चुनेटली बिग जो मोहतरमा है उनका जो हमारे पास जो आया है वो क्या आ गया, वो लॉस आ गया, लॉस फॉर द ईयर, बिजनेस लॉस में चला गया। चलें जी, देख रहे हैं 2,100 ये आपके पास टोटल प्रॉफिट है और अदर इनकम को प्लस करके ग्रॉस प्रॉफिट में, और ये एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं आपके। अब अगला आ जाए, अगला आपसे वो क्या सवाल जो उसका क्वेश्चन है वो क्या है वो देख लेते हैं। ये इसने आपसे ये मांगा था, इसके बाद कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लें, ये आसान होता है, आपको पता है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़। तो सबसे पहले एसेट्स ले आए आप, एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में ये तीनों चीज़ें आपको दी हुई हैं। 90,000, 32,000 याद है ना, शॉप फिक्सचर के अंदर 24,000 के अंदर जो 8,000 हमने प्लस किए थे, बाकी ये वैल्यूज़ वहीं से देखें हम पढ़ कर आ रहे हैं, वहीं से उठाइए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अभी आपको समझा के आया हूँ, ये हमने पूरा समझाया। 18,000, 18,800 एंड 47,400। तो देखिए 47,400 कंप्यूटर इक्विपमेंट का, 18,800 शॉप फिक्सचर का और 18,000 जो है लीज होल्ड बिल्डिंग का जो थी आपकी।
तो ये देखें तीनों हमने कैलकुलेट किए, इसमें से इसको माइनस कर दें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये बुक वैल्यू आपकी आ गई। ये बुक वैल्यू आ गई, इसीलिए वहाँ मैंने कैलकुलेट करते हुए मैंने जमा करवा दिया था, ताकि ये आप भी कर लिया करें, ताकि यहाँ वैल्यूज़ जब आप पुट इन करें तो आपको आसानी हो। इन्वेंट्री कौन सी आएगी यहाँ? एंडिंग इन्वेंट्री आएगी। एंडिंग इन्वेंट्री जो आपको एडजस्टमेंट के अंदर दी हुई है, ये आप देख रहे होंगे 20,700। ऊपर ओपनिंग नहीं लिखिएगा, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का मकसद है कि जो बाकी बची है बिकने से, क्योंकि एसेट आपका ये है। तो ये आपने लिख दिया ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मैंने आपको समझाया था कि 34,500 में से 2,500 माइनस किए तो 32,000 आ गया। और इसमें से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स याद रखें, बार बार रिपीट करें। यहाँ मैं आपको पहले भी समझा कर आया कि जो परसेंटेज निकाल कर जो भी रकम आएगी वो हमेशा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखिएगा। देखें ये 1600 यहाँ पर आ गए। बाकी हमने इनकम स्टेटमेंट के अंदर अभी ट्रीटमेंट देखी। इस पर पूरा मेरा एक लेक्चर है इररिकवरेबल डेट्स के ऊपर, जाके 2-3 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कराए हैं जो पूरा इसी चैप्टर के ऊपर है। अगर वो लेक्चर आप जाकर देख लेंगे तो आपको इस वाले पार्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और पूरा क्वेश्चंस भी आप करने के काबिल होंगे। ये तो एडजस्टमेंट है एक, बाज़ औक़ात पूरे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आप कर सकेंगे। अदर रिसीवेबल के अंदर कौन सा है? देखिए अदर रिसीवेबल में ये वो ट्रेड रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल की बात कर रहे थे। 3000 था ना, अभी हम पढ़कर आ रहे हैं ओइंग की बात जो हमने करी थी कि ये टेनेंट से रिसीव करना है, तो ये अदर रिसीवेबल के अंदर आ गया। बैंक आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो दिया हुआ है उसमें से 8000 माइनस कर दीजिएगा। देखें ये माइनस करके लिखे थे, हमने भी यही बातें डिस्कस करी थी। ये सब आपने जमा कर दिए। करंट एसेट्स वो नॉन करंट एसेट्स थे, ये करंट एसेट्स टोटल आपके पास $66,600 के आ गए। इसको 97,800 जो नॉन करंट एसेट्स की बुक वैल्यू थी उसमें आपने प्लस किया, तो टोटल जो एसेट्स हैं आपके पास वो 164,400 के टोटल एसेट्स आ गए। अब आ जाएं कैपिटल की बात कर लेते हैं, इक्विटीज़ की बात करते हैं कि इक्विटीज़, ये हम इक्विटीज़ बना रहे हैं। इक्विटीज़ में कैपिटल आपका कितना दिया हुआ था? कैपिटल जो है आपको देखें, कैपिटल यहाँ दिया हुआ है, बैलेंसेस के अंदर दिया हुआ था। ये देखें कैपिटल आपके पास ये आ गया 100,000 का, तो ये कैपिटल आपने लिखा और कैपिटल के अंदर से माइनस कर दें लॉस फॉर द ईयर। याद है ना 13,500 हम लॉस निकाल कर आए थे, तो ऑनर को ही ये लॉस ट्रांसफर्ड होगा, तो यहाँ आपने इसमें से माइनस कर दिया। अगर प्रॉफिट होता तो हम इसको प्लस कर लेते। ये माइनस किया आपने तो आपके पास ये फिगर आ गई और उसके बाद आपने इसमें क्या करा, ड्राइंग को माइनस किया। अच्छा ड्राइंग के अंदर एक बात याद रखिएगा कि 8000 जो बिग जो सैलरीज में से जो इसको पेमेंट हो गई थी वो प्लस कर दें। 9500 दिया हुआ है आपको सवाल में, 8000 एडजस्टमेंट में है, दोनों को प्लस करके लाएं और जो कैपिटल की अमाउंट माइनस करके लॉस को माइनस करके आई है उसमें से इसको फर्दर माइनस कर दें क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल हुई है। अब आ जाएँ करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में एक तो ट्रेड पेएबल आपको दिया हुआ था वो कर दें, और ट्रेड पेबल के बाद दो एक्रूवल्स थे। दो एक्रूवल्स, ये ट्रेड पेबल तो दिया हुआ है, देखें ये दिया हुआ है 25,600, ये दिया हुआ है, ये तो ऐसे ही लिख दिया हमने। और ये जो एक्रूवल्स हैं वो कौन कौन से? एक्रूवल्स दो किस्म के हैं। एक तो लोन है, याद होगा आपको, ये 4,800 का लोन था, और एक जर्नल एक्सपेंसेस 5,000 के ओइंग थे जो हमें पे करने थे। तो इन दोनों को मिला के 9,800, ये आप देख रहे हैं 4,800, 5,000, ये दो एक्रूवल्स हैं। एक्रूवल्स का मकसद है वो अमाउंट जो आपको पे करनी है, ये आ गई। ये जो करंट 8% बैंक लोन है रीपेएबल 31 दिसंबर 2017, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अक्सर लोग बच्चे यहाँ गलती करेंगे कि वो ये समझेंगे कि इसको नॉन करंट में ले जाएंगे। ये नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, जो मैंने आपको उस वक्त रुक के समझाया था कि हम फरवरी 2017 के अंदर बैठे हुए हैं और ये 31 दिसंबर को इस लाइबिलिटी को पे करना है। तो इसका मकसद है एग्जैक्टली 10 महीने के बाद आप इसकी पेमेंट करेंगे, और वो लाइबिलिटीज़ जो विद इन अ ईयर आप पे करते हैं वो करंट लाइबिलिटी में फॉल करती हैं, इसलिए इसको करंट लाइबिलिटी के अंदर लिखा हुआ है 60,000 को। यह आपने जमा करा, टोटल करंट लाइबिलिटीज़ ये आ गई। इक्विटीज़ का कैपिटल का ये था, ये इनको आपने जमा करा तो 164,400 की इक्विटीज़ आ गई, और 1000 आपके पास जो एसेट्स थे वो भी 164,400 के एसेट्स थे। तो ये आपकी इक्वेशन जो है यहाँ टाई बैक होती है। ये आप देखें यहाँ आ गए, ये दोनों बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो टाई बैक हो गया आपका।
तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने इस तरीके से कंप्लीट किया। ये एडजस्टमेंट भी आपकी समझ में होपफुली आ गई होंगी। इट्स वेरी इजी, इसको बार बार देखें। अकाउंटिंग के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अकाउंटिंग में, एक है कंसेप्ट का क्लियर होना और सेकंड है प्रैक्टिस। अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे भी हैं और आप बहुत अच्छे से समझ गए लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो टेक माय वर्ड्स के वो तो कोई मौजज़ा हो जाए तो आई होप कि आपके साथ हो, लेकिन वो फिर चंद ही लोगों के साथ होता है। आप नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में पेपर ही आपसे कंट्रोल नहीं होगा। तो द बेस्ट वे कि अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो बेस्ट मटेरियल है वो फिर पास्ट पेपर्स होते हैं जो ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जाएं, वहाँ आपको मिलेंगे। तो इसको प्रैक्टिस करें और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो आप उसको कमेंट्स के अंदर लिखें। हम आपकी वो जो कमेंट्स जो भी आप लिखेंगे उसको भी एंटरटेन करेंगे और पूरा उसको आपको समझाएंगे भी। तो होप आपकी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर हमने मई जून 2017 का पेपर जो है पेपर 2 कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फिर हम अक्टूबर नवंबर का जो इसका विंटर की जो टर्म होती है 2017 की वो फिर इंशाल्लाह हम करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये नॉलेज जो हम स्प्रेड कर रहे हैं इसको स्प्रेड करने में हेल्प आउट करें, हमें भी अपने दोस्तों में इसको भेजें, उनको उनसे भी शेयर करें इसको और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।